हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान अभियान। आज की इस क्लास में मैं और आप मिलकर पढ़ने वाले हैं वर्ण और वर्ण की परिभाषा, उसके भेद और उदाहरण। तो आइए शुरू करते हैं पढ़ना। वर्ण। अब सबसे पहले हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि वर्ण किसे कहते हैं। ये है वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण क्या है कि एक छोटी सी इकाई ना, ध्वनि है जो सबसे छोटा रूप होता है। इससे छोटा और कुछ हो ही नहीं सकता। बोलते समय हम जिन ध्वनियों ध्वनियों मतलब जो आवाज जो हम बोल रहे हैं, जो हमारे मुंह से निकलती है, ध्वनियों का उच्चारण उच्चारण मतलब जो हम मुंह से बोलते हैं। बोलते समय हम जिन ध्वनियों का उच्चारण करते हैं वही ध्वनियां वर्ण या अक्षर कहलाती। जो हम मुंह से बोल रहे हैं, जो हमारे मुंह से आवाज आ रही है, उसी को वर्ण या अक्षर कहा जाता है। इसी को अगर हम थोड़ा सा और आसान रूप में देखें तो हम कह सकते हैं कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। यानी ऐसी ध्वनि जिसको हम और छोटा तोड़कर है ना नहीं कर सकते। जैसे अ, उ, म, ये आधा ना है, आधा म है, ख और आ। इसको हम और छोटा अगर करना चाहें तो ये और छोटा नहीं हो सकता। यानी कि सबसे जो लास्ट होता है वो ये है। ये सभी क्या है, वर्ण है जो हम बोलते समय मुंह से आवाजें निकालते हैं। जो सबसे उसका छोटा रूप है वही वर्ण कहलाता है। इसको हम एग्जाम्पल देके समझते हैं क्योंकि एग्जाम्पल से हमें ज्यादा आसानी समझ में आती है। यहाँ पे लिखा है राम, रा, रा में आ की आवाज आ रही है। जब हम रा बोलेंगे, र, जब बोलते हैं तो हमें पता चलता है रा रा के साथ आ की आवाज आ रही है और यहाँ पर आ की मात्रा भी लगी है। तो र और ये आ की जो रा में आ मिला है वो और ये मात्रा दोनों मिलकर हो गया बड़ा आ, म और आ, ये है राम और ये है इसकी ध्वनिया। इसी प्रकार से मन, इसमें चार ध्वनियां हैं, चार, र, अ, म, अ, न और आ, ये चार ध्वनियां मिली हुई हैं। इस प्रकार अखंड यानी जो टूट नहीं सकता, मूल ध्वनियों को वर्ण कहते हैं। यानी ऐसी ध्वनि जिसको हम और छोटा नहीं कर सकते वर्ण कहलाती है। जिसको हम और छोटा यानी कि जो सबसे छोटा इकाई होती है, जो सबसे छोटी इकाई है वो वर्ण है। अब हम देखते हैं वर्ण के भेद। कितने भेद हैं? दो, एक स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। अब हम बात करते हैं हिंदी में वर्ण की, जो कि कुल संख्या में 52 है। ये है स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण के बारे में हम आगे से और विस्तार से पढ़ेंगे। स्वर वर्ण अ, आ, ई, उ, ऊ, री, ए, ओ, अ और आ, ये संख्या में 13 होते हैं। इसी प्रकार है ये व्यंजन वर्ण, जो यहाँ से आपके सामने ये पूरे 35 हैं। क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, झ, इया और ट, ठ, ढ, ण, त, थ, द, ध, न। ये आप देख रहे हैं पूरे के पूरे क्या है, ये व्यंजन वर्ण है, जो कि संख्या में 35 होते हैं। अब आपके सामने यहाँ लिखे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त का मतलब होता है मिला हुआ, जिसमें दो, अगर दो चीजें मिला दी जाए तो होता है मिला हुआ ना। जब हम दो वर्णों को मिला देते हैं, कौन से वर्ण? दो व्यंजन वर्ण। जब हम दो व्यंजन वर्णों को मिला देते हैं तो ये बन जाता है संयुक्त व्यंजन, जो कि संख्या में 4 होते हैं। अब समझने वाली बात है स्वर वर्ण। सबसे पहले स्वर वर्ण को समझना है कि स्वर होता क्या। स्वर वो होते हैं जो बिना किसी सहायता के बोले जाते हैं। ऐसे वर्ण जो बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता के बोले जाते हैं उसे हम कहते हैं स्वर वर्ण। स्वर वर्ण उस वर्ण को कहते हैं जिसके उच्चारण यानी जिसको बोलते समय उच्चारण में किसी और वर्ण की सहायता नहीं ली जाती, जो बिना किसी हेल्प के, बिना किसी मदद के बोले जाते हैं, उसे हम स्वर वर्ण कहते हैं। इसके उच्चारण में कंठ, तालु का उपयोग होता है, जीभ और होठ का नहीं होता। स्वर्ण वर्ण कितने संख्या में? 13 है। ये स्वर्ण वर्ण अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, अंग और आ। यह है स्वर्ण वर्ण जो बिना किसी सहायता के बोले जाते हैं। अब हम बात करते हैं स्वर के भेदों की। जब स्वर वर्ण को जान लिया तो उसके बाद जानना जरूरी है कि स्वर के भेद कौन से हैं, कितने हैं। स्वर के 3 भेद होते हैं, जिसमें पहला है ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और
पलु स्वर। अब सबसे पहले बात करते हैं हरस्व स्वर की। हरस्व स्वर ऐसा स्वर है जिसके उच्चारण में यानी जिसको बोलते समय जब उसको मुँह से बोलते हैं तो सबसे कम समय लगता है वो कहलाता है हरस्व। इनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, ये संख्या में 4 हैं। अ, ई, उ और री। ये संख्या में सिर्फ 4 है और इसको बोलते में सबसे कम समय लगता है। इसी तरह से दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर जिसमें हरस्व स्वर से दुगना समय लगता है। इनके उच्चारण में हरस्व स्वरों के उच्चारण से दुगना यानी डबल समय लग गया, वो हो गए दीर्घ स्वर। ये संख्या में कितने हैं? ये संख्या में 7 हैं। आ, ई, उ, ए, ओ और ओ। अब इसके बाद है पलु स्वर। पलु स्वर जिसके उच्चारण में हरस्व स्वर और दीर्घ दोनों से ज्यादा 3 गुना समय लगता है, वो कहलाता है पलु स्वर। इनके उच्चारण में हरस्व और दीर्घ स्वरों के उच्चारण से तिगुना यानी 3 गुना समय लगता है, उसे हम पलु स्वर कहते हैं। जैसे ओम, यहाँ पर अगर हम हरस्व स्वर बोलकर देखें, फिर दीर्घ स्वर बोले और फिर यहाँ ओम बोले, तो मैं लेकिन बोलने के बाद हमें पता चलेगा, सिर्फ पढ़ने से या लिखा रहने से जब आप बोलेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे कितना समय लग रहा है। इसके बाद है व्यंजन वर्ण। व्यंजन क्या होते हैं पहले ये समझना जरूरी है। व्यंजन जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, जिसमें जिसको बोलते हैं जिसके उच्चारण में हमें स्वरों की मदद लेनी पड़ती है, वो होते हैं व्यंजन। तो जिन वर्णों को बोलते समय स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है उसे हम कहते हैं व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण उस वर्ण को कहते हैं जिसके उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है। जैसे क, ग, चा। जब हम क बोलते हैं तो क में आपको आवाज आती है अ की, यानी क हम बिना आ का उपयोग बिना आ बोले क नहीं बोल सकते। सिर्फ का ही नहीं, म, प, र, ध, आप कुछ भी बोलेंगे, कोई सा भी आप व्यंजन बोलकर देखिए उसमें आपको आ की आवाज आएगी। बिना आ की सहायता के बिना आ बोले आप क, म, प कुछ भी नहीं बोल सकते। यानी कि इसका मतलब ये कि जो व्यंजन है वो बिना स्वरों की सहायता के नहीं बोले जा सकते। स्वर जो बिना सहायता के और व्यंजन जो स्वरों की सहायता से ही बोले जाते हैं। सभी व्यंजन में आ की मात्रा होती है। इससे में यहाँ लिखा है क। अब क जब हम बोलते हैं आ की मात्रा लगी है ना, आ लगा हुआ है। घ में आ लगा हुआ है। जब आप इसको बोलेंगे तो आपको पता चलेगा कि ऐसा कोई भी व्यंजन नहीं है जिसमें स्वर की सहायता ना हो, उसमें अ ना सुनाई पड़े। आप बोलकर देखिए, आपको पता चलेगा कि किसी भी व्यंजन को बिना स्वर की सहायता के नहीं बोला जा सकता। अब हम बात करते हैं व्यंजन वर्ण के प्रकारों की। ये 3 प्रकार के होते हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श, स्पर्श का मतलब होता है टच करना, छूना, है ना? जब वो व्यंजनों को उच्चारण करते समय जो हवा है, वो जब हम कुछ बोलते हैं उच्चारण करते हैं, तो जो हवा है हमारे मुँह से बाहर आती है और जो हवा जब बाहर आती कैसे आती है? कंठ को, तालु को, मूर्धा, दाँत या होठों को छूकर स्पर्श करके बाहर आती है, उसे हम कहते हैं स्पर्श व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा कंठ, तालु, मूर्धा, दाँत या ओठों का स्पर्श करके हवा बाहर आती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इसी तरह प्रकार है अंतस्थ व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के मध्य होता है ना, बीच में होता है, उसे हम क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। कहाँ होता है ये? स्वरों और व्यंजनों के मध्य का। इसके बाद है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म, ऊष्म का मतलब गर्मी होती है ना, घर्षण जिसे कहते हैं। ऊष्म व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिनके उच्चारण में मुंह से गर्म हवा निकलती है। इनके उच्चारण में श्वास की प्रबलता रहती है। ऊष्म व्यंजन 4 होते हैं: च, स, स, ह। इन्हें संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है। जिन व्यंजनों को यानी जिन व्यंजनों को बोलते समय जब हमारे मुंह से की आवाज आती है ना, ऐसे से कुछ घर्षण हो रहा है, जहाँ पे हवा थोड़ी-सी गर्म निकलती है, मुँह से गर्म हवा निकलती है, उसे हम कहते हैं ऊष्म व्यंजन। जब स बोलते हैं, श, स, हाँ, तो जो हवा है हमारे मुँह से बाहर आती है और आपको बोलने के बाद ही इसका एहसास होगा कि जो हवा आ रही है वो थोड़ी-सी घर्षण से यानी कि प्रबल होके, तेज होके आ रही है, हल्की-सी गर्म होके बाहर निकलती है। ये संघर्ष की यानी थोड़ी ताकत लगाकर बोले जाते हैं, इसीलिए इसको संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है। अब यहाँ है मात्राएँ: अ, ई, उ,
उ, री, ए, ऐ, ओ और ये सबकी मात्राएँ लगी हुई हैं। और ये मात्रा किसकी है? स्वरों की मात्रा होती है जो कि हमेशा व्यंजन में लगती है। ये मात्राएँ स्वरों की और हमेशा व्यंजनों में ही इनका लगाकर प्रयोग किया जाता है। व्यंजन वर्णों के उच्चारण में जिन स्वर मूलक चिन्हों का व्यवहार होता है उन्हें मात्राएँ कहते हैं। ये कुल कितनी है? 10। ये केवल व्यंजनों में लगती हैं। मात्रा स्वर की होती है और हमेशा व्यंजन में लगती हैं। इसे उदाहरण के यहाँ लिखा जैसे पहले आ की मात्रा है, का, फिर ये छोटी की मात्रा है, ई, ये बड़ी की मात्रा। ये सारी मात्रा की ऊ, री, ए, ओ ये सभी मात्राएँ किससे लगती है? व्यंजनों के साथ ही लगती है। मात्रा हमेशा व्यंजनों के साथ प्रयोग की जाती हैं। यहाँ है अब हिंदी ध्वनियों का उच्चारण स्थान यानी कि जो ध्वनियाँ हैं वो किस जगह से बोली जाती है? जैसे कंठ से बोली जाती हैं। आ, क, ख, ग, घ और अंग। ये कंठे वर्ण है। इसी प्रकार तालु से ई, च, छ, ज, झ, इय, य और श ये तालव्य वर्ण होते हैं। मूर्धा से री, ट, ठ, ड, ढ, न, र और श मूर्धन्य वर्ण कहलाते हैं। दंत से त, थ आप बोल के देखिए इसमें दांतों का प्रयोग होता है। त, थ, द, ध, न, ल, स ये दंते वर्ण होते हैं। ओष्ठ जहाँ पर हमारे ओठों का प्रयोग होता है। उ, प, फ, ब यहाँ पे जो होठ है वो आपस में चिपक रहे हैं। आप देखिए बोलकर फ, म ओष्ठ वर्ण कहलाता है। अब यहाँ पे कंठ और तालु दोनों का प्रयोग है। ए और ऐ लिखने में कंठ और तालव्य वर्ण। इसमें कंठ और होठ दोनों ओ कंठोष्ठ वर्ण, दंतोष्ठ में व दंतोष्ठ वर्ण और नासिका में या और न, म और न नासिक। ये हमारा क्यूआर कोड है और इसको स्कैन करके आप अपने ज्ञान अभियान चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं एक नई क्लास में नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए